बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबको फैक्टोरियल याद है क्या होता था? याद है सबको फैक्टोरियल? कोई बोलता ही नहीं है यार कि मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा, या तो रेस्पॉन्स दिया करो हाँ ना। ठीक है, अगर पढ़ने आया तो अच्छे से पढ़ो, बैठ टेबल कुर्सी लेके कॉपी किताब लेके अच्छे से पढ़ो। आप लोग फैक्टोरियल याद है आप लोगों को फैक्टोरियल क्या होता था? अभी तो आवाज जा रहा होगा ना, अभी तो यस। बोल सकते हैं हाँ या ना। ठीक है, यस सर। फैक्टोरियल सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे 5 फैक्टोरियल लिख दिया गया, कहीं पे अगर 5 फैक्टोरियल लिख दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे अगर 5 फैक्टोरियल लिख दिया गया तो उसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा 1 तक ले जाना। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा का पूरा यहाँ से अपने आप से छोटे से मल्टीप्लाई करते 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 1 तक ले जाना। अगर मैं बोलूं कहीं पे 10 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर 7 फैक्टोरियल लिखूं तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर 10 फैक्टोरियल बोला जाए मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाता है हमारा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा 7 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके की चीजें होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक उसी तरीके से फैक्टोरियल का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक नंबर है, उससे अगर एक 5 है, 5 फैक्टोरियल पूछा गया तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से एक कम करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से एक कम करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारे पास 10 है, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8 7 हो जाएगा, 8 माइनस सॉरी 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, यानी कि आखिरकार वो कहीं ना कहीं जाके 1 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें ऐसे दिया जाए कि मेरे से पूछा जाए कि n फैक्टोरियल, यानी कि n कोई ना कोई नंबर है, तो n फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? तो n फैक्टोरियल जो होगा सबसे पहले n इंटू फिर n माइनस 1 इंटू फिर n माइनस 2 इंटू, इस तरीके से होते 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 कहां तक 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल। अब इस पे कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल में जो हमें याद रखना है। ठीक है, फैक्टोरियल में कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग याद रखेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख दूं, ठीक है, तो हमारे पास आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूं तो उसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल हो गया। अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सेम चीज है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा 5 फैक्टोरियल है उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि हमारे मानने का मतलब यह है कि अगर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है तो इसको रिप्लेस करके हम लोग 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर अगर 3 इंटू 2 इंटू 1 है तो इसको रिप्लेस करके हम लोग 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास n फैक्टोरियल है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू, ऐसे करते 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 कहां तक पहुंच जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब अगर इस पार्ट को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करूं, मैं इस पार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से लिखा गया? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था बट मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूं ये सारी चीजें। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? यस सर।
चलिए यस सर, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि जीरो फैक्टोरियल जो होगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, क्या होगा, उस पर अभी दिमाग नहीं लगाना है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। हम पहले बाइनोमियल पढ़ते हैं, किसी एक दिन मैं बढ़िया से बता दूंगा कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है, अभी बस इस चीज को याद रखिए। हम टॉपिक को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो उसका वैल्यू 1 आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में। और ये तो फैक्टोरियल है ही, जिसको याद रखना है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े थे बाइनोमियल स्टार्ट करने से पहले? और एक चीज हमें जानना था। दूसरा चीज हम क्या जानना है? कौन बता पाएगा? और एक चीज हम लोग क्या पढ़े थे? कोई? बाइनोमियल होता क्या है? हाँ, ये पढ़ना था है आप लोग। तब कॉपी में पूरा चीज लिखवा चुका है सब कुछ, फिर भी अगर ये हालत होता है फिर मजा नहीं आता है पढ़ाने में। कॉम्बिनेशन सर। कॉम्बिनेशन पढ़ना है अगला में। ठीक है, कॉम्बिनेशन को NCR ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिए आप लोग अगर अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो फिर मेरे को भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ कुछ पूछूंगा, आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा, फिर मेरे को भी मजा नहीं आएगा। मैं ऐसे पढ़ा के निकल लूंगा। फिर अगर आप लोग रेस्पॉन्स कीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो 1 to 1 इंटरेक्शन होगा। आप उधर से सवाल पूछिएगा, मैं इधर से जवाब दूंगा, मैं इधर से सवाल पूछूंगा, आप लोग उधर से जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरेक्शन करके पढ़ना है। ठीक है, या तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही भेज देता हूँ, आप लोग बैठ के आराम से पढ़ते रहिएगा, जब कुछ पूछना ही नहीं है, दिखना ही नहीं है। ठीक है, उससे समय भी बचेगा आपका और मेरा, और ज्यादा कोर्सेज भी खत्म होगा। ये ऑनलाइन इसलिए रखा गया है ताकि 1 to 1 इंटरेक्शन हो, आप लोग घर में जाके रिवीजन करें और मेरे को पता चले कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? ध्यान से देखिए। कॉम्बिनेशन का मतलब था, मान लेते हैं हमारे पास 3 समान है। ठीक है, 3 समान हमारे पास रखा हुआ है, ए बी सी। जितना समान हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन का वैल्यू। तो एन हमारे पास कितना हो गया? 3। अगर इन तीनों को मैं दो दो के ग्रुप में अरेंज करूं, दो दो के ग्रुप में अरेंज करूं, ठीक है, इन तीनों को मेरे को क्या करना है? दो दो के ग्रुप में अरेंज करना है। तो देखना है टोटल कितना ग्रुप बन सकता है। तो दो दो के ग्रुप में अगर अरेंज करूंगा तो ए बी एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, फिर बी सी एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, फिर सी ए एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो उसके अलावा ज्यादा ग्रुप नहीं बन सकता है। तो कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? टोटल 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, कितने कितने के ग्रुप्स में बांट रहे हैं? कितने कितने के ग्रुप्स में बांट रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, कितने कितने के ग्रुप्स में बांट रहे हैं? दो दो के ग्रुप्स में बांट रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं आर का वैल्यू। जितने के ग्रुप्स में बांटना है उसको हम लोग बोलते हैं आर का वैल्यू। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जितना टोटल नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन का वैल्यू, और जितने के ग्रुप्स में बांटना है उसको हम लोग बोलते हैं आर का वैल्यू। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास 4 समान आ गया। ठीक है, ए बी सी डी, मेरे पास टोटल 4 समान आ गया। ठीक है, तो यानी कि टोटल अगर 4 समान है मेरे पास, तो यहाँ पे जो मेरा एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू हो जाता है 4। ठीक है, एन का वैल्यू हो जाता है 4। अब मेरे पास अगर बोला जाए कि इसको दो दो के या तीन तीन के ग्रुप में अरेंज कीजिए, तो टोटल कितना ग्रुप्स बन सकता है? ठीक है, उस टाइप से। तो अगर हम लोग देखें कि इसको अगर हम तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज करें तो कितना ग्रुप्स बनेगा? टोटल ए बी सी एक बनेगा, ए बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद ए सी डी एक बनेगा, ए सी डी एक ग्रुप बना सकते हैं। फिर उसके बाद बी सी डी एक बनेगा, बी सी डी एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें आर का वैल्यू कितना लिया गया था? 3 लिया गया था। अगर दो दो के ग्रुप में अरेंज करना है तो हम लोग देख सकते हैं, ए बी बनेगा एक ग्रुप, ठीक है, ए सी बनेगा एक ग्रुप, ठीक है, ए डी बनेगा एक ग्रुप, बहुत बढ़िया। उसके बाद बी सी बनेगा एक ग्रुप, ठीक है, बी डी बनेगा एक ग्रुप, उसके बाद सी डी बन जाएगा एक ग्रुप। ठीक है, तो टोटल कितना ग्रुप आ गया? 1 2 3 4 5 6, और तीन तीन के ग्रुप में रखू तो कितना बनेगा? 1 2 3 ग्रुप बनेगा। और अगर 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है, दो दो के ग्रुप में रखू, हाँ बोलिए। सर एबीडी भी तो ग्रुप बन सकता है ना 3 में? हाँ बिल्कुल बनेगा एबीडी। तो आर का वैल्यू 4 हो जाएगा। ए बी सी,
ए बी डी, हाँ बिल्कुल बनेगा, ए बी डी भी बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए बी सी, ए बी डी, बहुत बढ़िया, बी सी डी और ए सी डी, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई ग्रुप बन सकता है क्या, देख के बताइए। इसमें हम लोग ग्रुप नहीं बना रहे, हम बस चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई ग्रुप बन सकता है क्या, देख के बताइए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हमें देखने को क्या लग रहा है, अगर मैं, या एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ऐसे में हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अगर मेरे पास 3 समान है तो उसका मतलब n का वैल्यू 3 है। उसको अगर 2-2 के ग्रुप्स में बटाऊं तो r का वैल्यू मतलब 2। तो यानी कि अगर मेरे पास 3 समान है और उसको अगर 2-2 के ग्रुप्स में बांटूं, 2-2 के ग्रुप्स में कंबाइन करूं, तो टोटल कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, कितने इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 2 3। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितना आया, 3 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर मेरे पास 4 एलिमेंट है यानी कि n का वैल्यू 4। अगर इसको मैं 3-3 के ग्रुप्स में बांटूं तो मेरा टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे मेरा r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे मेरा r का वैल्यू 2 है, और वही 4 एलिमेंट्स है, अगर उसको मैं 2-2 के ग्रुप्स में कंबाइन करूं तो मेरे पास कितने टोटल बन रहे हैं कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा कॉम्बिनेशन। और इसी को लिखने का तरीका ध्यान से सुनिए। अगर मैं NCR लिखूं तो NCR का मतलब क्या है, सबसे पहले N मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास एलिमेंट कितना हो गया। N अगर 3 है यानी कि टोटल हमारे पास कितना है, 3 एलिमेंट है, तो 3C। और 2 मतलब क्या, 2-2 के ग्रुप्स में अरेंज कर रहे हैं, तो 3C2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, इसके हिसाब से 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगर इधर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस वाले पे, देखिए n का वैल्यू अगर 4 है, r का वैल्यू अगर 3 है, यानी कि 4C3 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, 4C3, इधर मैंने देखा है कि NCR, और n का मतलब क्या होता है, r का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया। तो ये जो 4CR है ये वैल्यू बताएगा कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स है टोटल, और मैं उन सबको 2-2 के ग्रुप्स में बांट रहा हूं, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन। तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये एनसीआर का मतलब समझ में आ गया कि एनसीआर एक्चुअली में क्या बताता है, और ये जो ऊपर और नीचे जो लिखा हुआ है ये क्या बताता है। आया समझ में आप लोगों को, देख रहा है फिर से कोई नहीं बोल रहा, पिटाएगा तुम लोग। यस सर। हाँ, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 7C8, ठीक है, अब मैं खुद से पूछूंगा लोगों से, लोग बताएंगे मेरे को। चलिए सुरभि बताइए 7C8 का मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन 7C8। एम का वैल्यू 7 और आर का वैल्यू 8। वेरी गुड, ये समझ में आ रहा है इसमें कि n का वैल्यू 7 है, r का वैल्यू 8 है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, पहले ये बताइए। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है 7C8 का। n का वैल्यू हमने चलो बोल दिया 7, n मतलब क्या है, n क्या चीज होता है। चलिए इनको नहीं समझ में आया, पता चल गया मेरे को। चलिए सनी बॉय बताइए 7C8 का मतलब क्या होगा। जल्दी बताइए, पढ़ाई पे थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, वरना मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। और ये सब वीडियो जो है मेरे पास रिकॉर्डेड रहता है, आप लोगों को पता, मैं आपके पेरेंट्स को भेज दूंगा, क्योंकि पेरेंट्स मेरे से पूछेंगे कि क्यों निकाला गया है इसको, तो मैं बता दूंगा कि देखिए ये ना तो पढ़ाई करता है, ना तो रेस्पॉन्स करता है, ना कुछ करता है क्लास में, तो इसलिए हम इसको क्लास में से निकाल दिए। सिंपल सी बात। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आप लोगों को इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि इसको रिवीजन कर लीजिएगा। पिछले सप्ते से बोलते हुए आ रहा हूँ कि इसको रिवीजन करिएगा, रिवीजन करेगा, 2 से 3 पेज है, पढ़ लीजिएगा। आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पढ़ना चाहेगा उसी को पढ़ाऊंगा। मैं 50 बच्चे को पढ़ाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक ही बच्चे को पढ़ाऊंगा जो पढ़ेगा। और मैं ध्यान से, और मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा बात सुनिएगा। नहीं रेस्पॉन्स कीजिएगा, चाहे ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास, मेरे को उससे नहीं मतलब है। नहीं रेस्पॉन्स कीजिएगा, नहीं पढ़ेगा, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, और इसमें मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। जब भी क्लास में एंटर कीजिएगा मैं बाहर निकाल दूंगा, सिंपल सी बात है।
चलिए हुमांजलि बताइए क्या होगा। सर 7 नंबर ऑफ एलिमेंट है हाँ और 8 ग्रुप, मतलब 8 ग्रुप होगा। 8 ग्रुप में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने यस गलत लिख दिया, ठीक है। 8C7 लिखना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि जितना एलिमेंट्स है उससे कम कम का ही ग्रुप बनेगा, उससे ज्यादा ग्रुप्स नहीं बन सकता। लेकिन किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, अभी तक बताया नहीं किसी ने, किसी का दिमाग ही नहीं गया यहाँ तक कि अगर मेरे पास दो सर एलिमेंट्स गया हैं। था लेकिन आप नाम नहीं लिए। ओके वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास दो एलिमेंट है तो उसको मैं तीन के ग्रुप्स में कैसे बांट सकता हूँ, नहीं बांट सकता, इम्पॉसिबल है। तो जितने के ग्रुप्स में बांटूंगा या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 5C2, ठीक है, 5C2 अगर मैं लिख दूं, अगला कौन बताएगा। हाँ नैन्सी बताइए इसका मतलब क्या है 5C2 लिखने का मतलब। 5 एलिमेंट्स है जिसको 2 के ग्रुप्स में बांटा। ओके बहुत बढ़िया, 5 एलिमेंट्स है जिसको 2 के ग्रुप में बांटा जा रहा है। चलिए अभी सबको समझ में आ गया होगा। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए अगर नहीं पढ़ना है तो मेरे क्लास में नहीं आइएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। जिसको भी नहीं पढ़ना है वो क्लास में नहीं आइएगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्लास में आने के बाद अगर रेस्पॉन्स नहीं किया तो फिर उसको मैं ऐसे भी निकाल दूंगा, ठीक है। फिर वीडियो जाएगा, वीडियो देख लीजिए, जो करना है कर लीजिए, पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिएगा, नहीं करना है नहीं कीजिएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उसी को पढ़ाऊंगा जो पढ़ना चाहता है, और वो पढ़ेगा भी। जो नहीं पढ़ना चाहता है वो, उसको जितना भी आप पढ़ा लीजिए वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद एनसीआर का एक फॉर्मूला होता था, ठीक है। एनसीआर का एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, ठीक है। शिवम बताइए वो फॉर्मूला क्या था एनसीआर का। सर याद नहीं है। याद नहीं है, क्यों याद नहीं है भाई, पिछले 50 दिन से चिल्ला रहा हूं मैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, रिवीजन करो। तो कम से कम कल रात को तो देख सकते थे कि क्या पढ़ाया गया था, उसमें क्या नहीं था। चलिए विवेक बताइए क्या फॉर्मूला आएगा, इसका वैल्यू क्या आता है। नहीं याद है, कॉपी में लिखा हुआ था ना आप लोगों का। गजब का आदमी हो यार तुम लोग। अंकित बताओ क्या फॉर्मूला था। n n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। आप लोग का भी हालत वही हो गया है लॉकडाउन में, ठीक है। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लाइफ उससे नहीं बनता, याद रखिएगा। अभी मम्मी पापा के पैसों से आप फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं, जिस दिन खुद के पैसों से चलाइएगा तब समझिएगा कि हाँ आप लोग अच्छा हो रहे हैं। जब तक मम्मी पापा के पैसों से आप बाइक खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा, यूज कीजिएगा, तब तक समझ में रहिए आप किसी काम के नहीं है। आप फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पैसों से चलाइए। अपने पैसों से फोन खरीदिए, अपने पैसों से डेटा रिचार्ज कीजिए, अपने पैसों से चलाइए। लेकिन जब आप उस समय आएगा, अपने पैसों से जब आप खरीदिएगा, तब आपको पता चलेगा यूज करने का आपके पास समय नहीं है। क्योंकि आपको पैसा तभी मिलेगा, मोबाइल तभी चलेगा जब आप काम कीजिएगा। तो ये सब चीजें भेजे में डाल लीजिए, फिट कर लीजिए। आज नहीं समझ में आएगा, एक चीज लाइफ में याद रखिएगा, लाइफ में सबको हमेशा समझ में आता है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है। क्योंकि आप लोग भी उस सिचुएशन में एक ना एक दिन आइएगा जब आपको कमाई करना होगा, और तब पता चलेगा कि हमें इनकम तो करना है, लेकिन मेरे पास अभी उम्र नहीं बचा है कि मैं वापस से जाके क्लास 12 का रिजल्ट अच्छा कर लूँ, मैं वापस से जाके किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर लूँ, मैं वापस से जाके कोई आईआईटी का एग्जाम दे दूँ। तो वापस से नहीं हो पाता है। जीवन में एक ही लाइफ मिलता है, एक ही बार इस तरीके का लाइफ बनाने का मौका मिलेगा। एक बार 20 साल 22 साल 18 साल निकल गया तो आप आगे ही एंटर कीजिएगा, पीछे नहीं जा पाइएगा। तो उस चीज को भी याद रखना, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि मेरा ये 3 था एन का वैल्यू और आर का वैल्यू 2 था। तो 3C2 का वैल्यू देखते हैं हमारे पास कितना आता है, ठीक है। इतना ज्ञान मेरे को झूठ मूठ का देना पड़ता है, तो पागल हो जाऊंगा मैं किस दिन। 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इधर 2 फैक्टोरियल और इधर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूले के हिसाब से ये आना चाहिए, ठीक है। 3 फैक्टोरियल हो गया, इसको 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इधर 2 फैक्टोरियल हो गया और इधर
3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 3। 3C2 में कितना ग्रुप आया था, कितने कॉम्बिनेशन बने थे? 3। बहुत बढ़िया। तो इधर भी कितना आ रहा है कॉम्बिनेशन? 3 आ रहा है। आया समझ में कि ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या बताता है, ठीक है। चलिए 4 वाला देखते हैं, अगर n का वैल्यू 4 है, r का वैल्यू 3 है, तब कितना निकलता है? 4C3। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये आ गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको हम लोग लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये 3 कट गया, हमारे पास आ गया 4। तो ये आंसर कितना निकला था, इसमें कितना कॉम्बिनेशन निकला था? 4 कॉम्बिनेशन निकला था। समझ में आया सबको कि क्या बताता है ये फॉर्मूला? अगली बार मैं बार बार नहीं बताते रहूंगा, अभी तक 2 बार बता चुका हूँ, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो, मेरे को बहुत बुरा लगता है, आप लोग नहीं पढ़ते हो। ये मेरे को लगता है कि मेरा मेहनत फालतू में बेकार जा रहा है, इसकी जगह मैं कहीं और मेहनत करता तो मतलब अच्छा होता। ये सब फील होने लगता है मेरे को, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत बुरा लगता है। अगला देखिए 4C2, 4C2 का वैल्यू कितना आना चाहिए, इस चीज को देखते हैं। 4C2, 4C2 में हमारा कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और इधर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 4 इंटू 3 इधर आ गया, 2 इंटू 1 इधर आ गया, तो 2 टू जा 4, तो 2 3 जा कितना आ गया? 6। तो इसका वैल्यू 4C2 का वैल्यू कितना आया? 6। यानी कि अगर मेरे पास 4 चीजें रखे हुए हैं, उसको 2-2 के ग्रुप्स में कंबाइन करूं, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना बनेगा? 6 बनेगा। और हमने प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं कि 6 क्यों बनेगा, ठीक है। ये था प्रैक्टिकल चीज है कि ये किस तरीके से काम करता है, और उसी का वो क्या है, ये मैथमेटिकल मेथड है। तो यानी कि सी वाला जो चीज है वो क्या काम करता है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये एनसीआर एनपीआर इसी 2 फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, इस तरीके से बोला जाता है कि हमारे पास 11 क्रिकेट टीम का प्लेयर है, ठीक है, वो एक बैटिंग कर रहा है, एक रनर है। तो मान लीजिए कि अगर 11 को मैं 2-2 के ग्रुप्स में अरेंज करूं, तो टोटल कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, कितने इसको ग्रुप्स नहीं बोलेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अलग अलग। अगर 2-2 के ग्रुप्स मिले, 2-2 आदमी ले, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये 11C2 कर देंगे, फिर 11C2 कर देंगे, देख लेंगे 2-2 के कॉम्बिनेशन में कितना बन रहा है, तो कितना जोड़ी पॉसिबल हो सकता है बैट्समैन का, ठीक है। तो वही चीज है कि 11 क्रिकेट प्लेयर है टोटल हमारे पास, ग्राउंड में 11 क्रिकेट प्लेयर है। अगर बैटिंग करने जाए तो 2-2 के जोड़ी में जाते हैं, हमेशा 2-2 तरीके का आदमी होता है। ये हमारा पिच हो गया, इधर एक आदमी खड़ा रहेगा बैटिंग करते हुए, रनर वाला इधर आदमी खड़ा रहेगा। तो अगर 11 प्लेयर है तो टोटल ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो 11C2 कर देंगे, 11 को 2-2 के पेयर में अरेंज करना है। आया समझ में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हिस्ट्री पे हमको नहीं जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है, कभी भी एग्जाम में हिस्ट्री नहीं पूछता है। आप लोग बैठ के आराम से पढ़ते रहिएगा हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा एक बाइनोमियल एक्सपांशन है, ठीक है, ये हमारा बाइनोमियल एक्सपांशन है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये एक्सपांशन कहाँ से आया, क्या हुआ, किस तरीके से काम किया, ठीक है। और आज तो हम लोग पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों को प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल जब आइएगा तो जो भी चीज पढ़ाया गया था, लिखवाया गया था, एक बार देख के आइएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो, मेरे को भी पढ़ाने में आसानी हो, और हम लोग साथ मिलकर अच्छे से पढ़ सके। आया समझ में? ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला ये क्या फॉर्मूला निकल के आया, अभी इस पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। अभी सोचिए कि ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें 1-2 चीजें की जानने की जरूरत है। सबसे पहले बाइनोमियल जो होता है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ठीक है। आप लोग बचपन में पोलिनोमियल पढ़े होंगे, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से बाइनोमियल मतलब क्या? 2 टर्म। कोई भी अगर 2 टर्म दिया रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म।
दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया x प्लस वाई, ए माइनस बी, एक्स प्लस टू, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी चीजें लिखो, 5 माइनस एक्स टू द पावर 7, कोई भी चीजें लिखो, अगर दो अलग अलग अनलाइक टर्म है प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। मेरे पास कोई भी दो नंबर है, यानी कि एक बाइनोमियल है मेरे पास और उसका पावर एक दिया हुआ है, तो वो जो एक्सपांड करेगा, वो एक्सपांड करके जो निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी जाके आप लोग को बहुत जगह काम आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, बट अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस बनेगा, तो उस प्रोसेस में पूरा का पूरा हमें याद हो जाएगा वो चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ रहे हैं, हम लोग एक हल्का फुल्का फॉर्मूला देख लेते हैं। हम एक बाइनोमियल ले लेते हैं a प्लस बी, उसका पावर अगर 0 रखेंगे तो हमें उसका वैल्यू 1 मिलेगा। a प्लस बी का पावर अगर 1 रखेंगे तो a प्लस बी मिलेगा। ये क्या चीज है, इसको अभी नहीं देखना है, इसको अभी भूल जाना है, ठीक है, इसको अभी भूल जाना है। a प्लस बी होल स्क्वायर जो हम लोग बचपन में ये पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भूल जाना है, ठीक है। इसको काम अभी कहाँ पे आएगा ये समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी होल क्यूब भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका मतलब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इसके बराबर होता है। इसको अभी नहीं समझना है, अभी बस बेसिक फॉर्मूले को हमें समझना है, ठीक है। उसके बाद ठीक उसी तरीके से a प्लस बी होल टू द पावर 4 जो है, a प्लस बी होल टू द पावर 4 का वैल्यू आता है हमारे पास a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4, ठीक है। ये कहां से आया, क्या आया, इसको अभी छोड़ देना है अपने को, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा चीज देखा सबसे पहले कि अगर मेरे पास a प्लस बी का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है, a प्लस बी का पावर 1 है तो उसका वैल्यू a प्लस बी आता है, a प्लस बी का पावर अगर 2 है तो एक्सपेंड होकर निकलता है a स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर कोई ये पूछता है कि ये कहां से आ गया सर, तो ये सब बेवकूफी नहीं करना है, ये कहां से आ गया मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आया, ठीक है, तभी a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। बट एक पैटर्न नजर आता है हमें इसमें। फिर a प्लस बी होल क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस b क्यूब। फिर a प्लस बी होल टू दी, इस तरीके से 5 भी निकाल सकते हैं, बट अभी जरूरी नहीं है, हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ कुछ चीजें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स मतलब क्या, पावर, ठीक है। तो इसके हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रहा है, हम लोग एक बार ऑब्जर्व करते हैं चीजों को अच्छे से, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी ऑब्जर्वेशन से हम लोग फॉर्मूले पे आके बेस करेंगे। अब जब हमारा इंडेक्स मतलब हमारा ये पावर, ठीक है, इंडेक्स मतलब हमारा ये पावर, इंडेक्स मतलब हमारा ये पावर। जब इंडेक्स हमारा 0 है तो कोफिशिएंट जो है सिर्फ और सिर्फ कितना निकल के आता है, 1, उसके अलावा कोई नहीं है। जब इंडेक्स हमारा 1 है तो उस केस में कोफिशिएंट क्या निकल के आ रहा है, 1 1, तो कोफिशिएंट आप भी देख सकते हैं इधर क्या निकल के आ रहा है, 1 और 1। जब इंडेक्स हमारा 2 है तो कोफिशिएंट हमारा निकल रहा है ए का कोफिशिएंट कितना है, 1, 2ab का कोफिशिएंट कितना है, 2, b स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी कि कोफिशिएंट कितना निकला, 1 2 और 1, ठीक है। उसके बाद जब इंडेक्स हमारा 3 हो गया, यानी कि पावर जब हमारा 3 हो गया, तब आप देख सकते हैं a क्यूब का कोफिशिएंट 1, फिर 3, फिर 3, फिर b क्यूब का कोफिशिएंट 1, यानी कि 1 3 3 1, ठीक है। फिर जब पावर हमारा 4 हो गया, यानी कि इंडेक्स जब हमारा 4 हो गया, तब आप देख सकते हैं 1 4 6 4 1, यानी कि 1 4 6 4 1, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल की तरह बनते जाता है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो कुछ एक पैटर्न नजर आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो पैटर्न क्या है कि अगर इंडेक्स हमारा 0 है तो ये एक दो अगर पता चल जाए, बाकी सब आराम से निकल जाएगा। अगर इंडेक्स हमारा 0 है तो ये हमारा 1 आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये बढ़िया है। अगर इंडेक्स हमारा 1 आता है तो ये भी 1 आता है, ये भी 1 आता है, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स जब 2 लेंगे तब कोई करने की कुछ दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या करना है, बस फर्स्ट में और लास्ट में हमेशा 1 रखते हुए जाना है, फर्स्ट में और लास्ट में हमेशा 1 रखते हुए जाना है। अगर सारे कोफिशिएंट को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो सारे कोफिशिएंट में एक चीज कॉमन सब में दिखेगा, ठीक है, उस चीज को हम लोग को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और वो चीज कॉमन क्या, फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट हमेशा 1 दिखेगा। देखिए फर्स्ट कोफिशिएंट 1, लास्ट कोफिशिएंट 1,
फर्स्ट कोफिशिएंट 1, लास्ट कोफिशिएंट 1, फर्स्ट कोफिशिएंट 1, लास्ट कोफिशिएंट 1, इफ इसका भी फर्स्ट कोफिशिएंट 1, इसका भी लास्ट कोफिशिएंट 1। यानी कि अगर कोई भी बाइनोमियल टर्म का अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा 1 ही आ रहा है, उसके अलावा दूसरा नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ गया हमको। तो हमें हर जगह देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट चाहे इंडेक्स कुछ भी रहो, फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा 1 आता है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए 1 प्लस 1 कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। फिर इधर देखिए 1 प्लस 2 कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। 2 प्लस 1 कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। 1 प्लस 3 कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। 3 प्लस 3 कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। 3 प्लस 1 कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो यानी कि हमें बार बार वो करते नहीं रहना है कि किसका कोफिशिएंट क्या आएगा, किसका कोफिशिएंट क्या नहीं आएगा, हमें सोचते रहना पड़े। हम अगर पूछते हैं कि मेरा इंडेक्स 4 में अगर 4 हुआ मेरा इंडेक्स, तो उस हिसाब से मेरा कोफिशिएंट क्या आएगा। तो ये जो है एक ट्राइंगल की तरह काम करता है। ठीक है, सबसे पहले 1, उसके बाद जब इंडेक्स 1 हुआ तो 1 1, उसके बाद क्या करना है, ट्राइंगल की तरह बढ़ते जाना है। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है, हमारे पास आ गया 2 और फर्स्ट और लास्ट में 1 1 आएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है 3, इन दोनों को ऐड कर देना है 3, और उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो 1 1 आ जाएगा। तो वो इंडेक्स 3 के लिए काम करेगा। जब इंडेक्स 4 होगा तो इन दोनों को ऐड कर देना है 4, इन दोनों को ऐड कर देना है 6, इन दोनों को ऐड कर देना है 4। ठीक है, और आखिर में 2 टर्म इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या क्या चीजें समझ में आ रहा है देखिएगा। ठीक उसी तरीके से हमें अगर 8 टर्म भी निकालने के लिए बोला जाए तो सारे टर्म्स का कोफिशिएंट मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, सारे टर्म्स का कोफिशिएंट जो है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ये जो कोफिशिएंट्स होता है सारे कोफिशिएंट मिलके एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये पास्कल ट्रायंगल क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर याद रखते हैं, याद रखना क्या ये कैसे काम करता है मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, ज्यादा यूज जब हम कोफिशिएंट निकालेंगे ये सब चीजें के लिए एक अलग मेथड आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, बट इसमें एक चीज हमें समझ में आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। जब मेरा पावर 0 था यानी कि इंडेक्स 0 था तो मेरा टर्म जो था एक ही टर्म निकल के आया था। जब मेरा इंडेक्स 1 था मेरा 2 टर्म निकल के आया था। जब मेरा इंडेक्स 2 था मेरे को 3 टर्म निकल के आया था। जब मेरा इंडेक्स 3 था मेरा टोटल एक्सपैंड होके 4 टर्म आया था। जब मेरा इंडेक्स 4 था एक्सपैंड होके टोटल 5 टर्म्स निकल के आया था। तो यानी कि अगर मैं ऐसा बोल दूं, ठीक है, अगर मेरे पास एक बाइनोमियल है a प्लस बी टू द पावर n, ये जब एक्सपैंड करेगा, ठीक है, ये जब एक्सपेंड करेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, कौन बता पाएगा कितना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें? n plus 1 होगा, n plus 1 होगा, n प्लस 1। क्योंकि ये चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखिएगा कि जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा टर्म हो रहा है, जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा टर्म हो रहा है। इंडेक्स 2 है बट टर्म इधर कितना है 3 है, इंडेक्स 3 है बट टर्म इधर कितना है 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो इंडेक्स से क्या होगा, एक ज्यादा होगा। ठीक है, इतना तक चलो समझ में आ गया। ये पास्कल ट्रायंगल अपने नहीं जमा अपने को, तो ये पास्कल ट्रायंगल हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बट इस चीज को हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं। किस तरीके से समझ सकते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला जो कोफिशिएंट निकल के आया, पहला कोफिशिएंट हमारे पास कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। दूसरा जो अगर हमने इंडेक्स 1 लिया तो दूसरा जो कोफिशिएंट निकल के आया कितना, 1 1 निकल के आया। जब हमने इंडेक्स 2 ले लिया तो उस केस में हमारा कोफिशिएंट कितना निकल के आया, 1 2 और 1 निकल के आया। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर मेरे पास इंडेक्स 4 है, ठीक है, इंडेक्स 4 है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इंडेक्स 4 है। इंडेक्स 4 का अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 1 2 3 4, ये हमारा इंडेक्स 4 वाला है। ठीक है, जब इंडेक्स 4 है हमारे पास कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 है, 4 है, 6 है, 4 है, 1 है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है इसको मैं मान लेता हूं n, जो इंडेक्स दिया हुआ है उसको मैं मान लेता हूं n। ठीक है, तो n का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। ठीक है, अगर मैं nc0 करूं, ठीक है, यानी कि nc0 मतलब 4c0, ध्यान से देखते हुए जाइएगा। अगर मैं 4c0 करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा कि n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो सब कट के मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और पहला टर्म इधर कितना, पहला कोफिशिएंट इधर कितना आया,
1। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं 4c1 करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 4c1 करूं तो मेरे पास कितना वैल्यू आएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर इधर 1 फैक्टोरियल। तो इधर जो वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगा 4। ठीक है। और अगर इसका मैं दूसरा कोफिशिएंट देखूं तो दूसरा कोफिशिएंट कितना निकल के आया है, 4। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं तीसरा कोफिशिएंट निकाल के देखता हूं। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 4c2 निकालता हूं, 4c2 निकालता हूं। जब मैं 4c2 का 2 निकालूंगा, ये 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, ये भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, इसका वैल्यू हम ऊपर निकाल भी चुके हैं। और इसका थर्ड टर्म देखूंगा तो मेरे पास देखने को मिलेगा, थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है वो निकल के आया 6। ठीक है। अगर मैं 4c3 करूंगा तो 4c3 जो मेरा कोफिशिएंट निकल के आएगा, वो कोफिशिएंट कितना निकल के आएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल। तो ये जो वैल्यू है वो 4 ही निकल के आएगा। और इसका मैं अगर फोर्थ कोफिशिएंट देखूंगा तो वो भी कितना निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। ठीक है। अगर मैं 4c4 करूंगा, 4c4, अगर मैं 4c4 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल। फिर से कितना निकल के आएगा, इसका वैल्यू 1 निकल के आएगा। ठीक है। तो यानी कि जो भी कोफिशिएंट है, अगर n का वैल्यू 4 है, सबसे पहले समझिएगा, अगर मेरे पास a प्लस b है और n का वैल्यू अगर 4 है, टोटल इसमें सबसे पहला तो चीज है 5 टर्म आएगा, 1 2 3 4 5। जब भी एक्सपांड होगा 5 टर्म्स आएंगे। अब इन जो 5 टर्म्स का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या निकलेगा, 4c0, फिर दूसरा कोफिशिएंट होगा 4c1, फिर तीसरा कोफिशिएंट होगा 4c2, फिर चौथा कोफिशिएंट होगा 4c3, फिर पांचवा कोफिशिएंट होगा 4c5। अब कोफिशिएंट के साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल जो है वो लगा हुआ रहेगा यहाँ पे। ठीक है। और आगे जो है वो प्लस 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 इस तरीके से होगा। अगर मैं मान लो ऐसा ले लेता हूं कि a प्लस बी और पावर 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर इंडेक्स 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और जो कोफिशिएंट निकल के आएगा, वो कोफिशिएंट क्या निकल के आएगा, कोफिशिएंट हमारा देखने को आ रहा है 7c0 आ जाएगा, 7c1 आ जाएगा, 7c2 आ जाएगा, 7c3 आ जाएगा, 7c4 आ जाएगा, 7c5 आ जाएगा, 7c6 आ जाएगा, 7c7, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ है 0 से लेके वहीं तक जाना है। ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ इसके टर्म आ जाएगा, कुछ ना कुछ इसके टर्म आ जाएगा, कुछ ना कुछ इसके वेरिएबल वाला टर्म आ जाएगा, फिर सब प्लस 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 जो भी है वो आने लगेगा। ठीक है। तो वही चीज इसमें बताया गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब करके दिखा सकता हूं। ठीक है। मेरे पास a प्लस बी था, यानी कि जो a हमारा जो कोफिशिएंट निकल के आएगा। ठीक है। इसमें भी एक चीज है, मैं सिर्फ अभी कोफिशिएंट दिखा रहा हूँ, बाकी सब चीजें बाद में दिखाऊंगा कि ये वेरिएबल किस तरीके से फाइंड आउट होगा। अभी सिर्फ कोफिशिएंट पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो अगर मेरा इंडेक्स क्या है, ध्यान से देखिएगा, मेरा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स अगर मेरा 1 है तो 1c0 1c1, ये दोनों कोफिशिएंट निकला। अगर मेरा इंडेक्स 2 है तो 2c0 2c1 2c2, ये मेरा कोफिशिएंट निकला। अगर इंडेक्स मेरा 3 है तो 3c0 3c1 3c2 3c3, ये मेरा कोफिशिएंट निकला। अगर इंडेक्स मेरा 4 है तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, ये मेरा कोफिशिएंट निकल के आया। तो हमने अभी तक कोफिशिएंट तक पढ़ा कि कोफिशिएंट जो निकलेगा वो कोफिशिएंट क्या निकलेगा, बाकी सारी चीजें बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या फोकस कर रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या निकलेगा। आया समझ में सबको? यस सर। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मेरा, अभी हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट पे बात कर रहे हैं, अभी बाकी कोई वेरिएबल किस तरीके से आएगा उस पर कोई बात नहीं हुआ। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि a प्लस बी टू दी पावर 10, ठीक है, और मैं एक से पूछता हूं, मैं किससे पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूं, चलिए सुरभि बताइए कि इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो कोफिशिएंट किस तरीके से आएगा। सबसे पहले बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जब हम एक्सपांड करेंगे तो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 11 हो जाएगा। 11 होगा क्योंकि उससे एक ज्यादा। अब बताइए वो जो 11 टर्म्स बनेंगे, उन 11 टर्म्स के जो कोफिशिएंट आएंगे वो कोफिशिएंट क्या क्या होगा, 10c0 10c0 10c1 10c1 10c2 10c2, ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा, 10c10 तक चला जाएगा। ठीक है। तो ये था आज हमने क्या किया, बेसिक कोफिशिएंट तक स्टडी किया है कि कोफिशिएंट जो है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है। और आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा सारा।
ठीक है, सारा चीजें रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारा जो भी कोफिशिएंट था और हमारा जो भी टर्म्स है, टर्म्स जो निकलेगा वो क्या होगा, जितने भी हमारा इंडेक्स है उससे एक ज्यादा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा। और दूसरा चीज, जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट किस तरीके से जाएगा, अगर मेरा 100 है, अगर मेरा इंडेक्स 100 है तो कोफिशिएंट जो निकलेगा 100C0, 100C1, 100C2, ऐसे करते करते 100C 100 तक चला जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101 हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो आज हमने कोई स्पेशल चीजें नहीं पढ़े, आज हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीजें पढ़े हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहला चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि फैक्टोरियल क्या होता है, दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, तीसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी कोफिशिएंट बनेगा, जितना भी हमारा जो भी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा उसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो किस तरीके से होगा, और उसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा वो कितना निकलेगा। बस ये 4 चीजें आज हम लोग पढ़े हैं। इस 4 चीजों को अच्छे से रिवीजन कर लो, अभी क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, अभी बस चीजों को रिकॉल करो और याद करो। ये 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ा, इस 4 चीजों को याद करो, और साथ ही साथ जो मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये सब, उसको भी एक बार देख के आओ। ठीक है, सबके दिमाग में घुसा, फिट हुआ? Yes sir. Yes sir. चलिए बहुत बढ़िया, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। Thank you sir. Thank you sir.